हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल मनोज एग्जाम स्टडी। अपन पढ़ रहे थे 10th क्लास का पहला चैप्टर। इसमें अपने पढ़ा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, समीकरण क्या कैसे लिखते हैं उनका। अब देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अपने पास कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है? देखो, विस्थापन अभिक्रिया को लर्न करने से पहले अपन एक ट्रिक लर्न करेंगे, जिसके माध्यम से आप ये पता कर लोगे विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, या क्या कह सकते हो आप, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, उसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन। अधिक क्रियाशील तत्व बोलो या अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को वहां से विस्थापित कर देती है और उसकी जगह पे खुद आ जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो उससे पहले आपको एक ट्रिक बताती हूँ मैं, वो लर्न कर लेना, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्रियाशील धातु कौन सी होती हैं और कम क्रियाशील धातु कौन सी होती हैं। तो देखो, काली ने कार मांगी, एल्टो जीन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली, फिर भी हाय उसे क्यों मिली सिल्वर ऑडी। जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे आएंगे इनकी क्रियाशीलता घटती जाती है। तो अपने पास सबसे क्रियाशील धातु कौन सी होती है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर। यहाँ पे क्या है कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, ये आपको लर्न करनी है कि काली ने कार मांगी, काली ने कार मांगी, अल्टो जीन फरारी, फिर भी हाय उसे क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे इनकी क्रियाशीलता कम होती जाती है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु अपने पास क्या हो जाएगी, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम। ऐसे अपन नीचे की तरफ आएंगे तो इनकी क्रियाशीलता कम होती जाएगी। इस सीरीज से आपको ये पता चल जाएगा कि जो अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है और कम क्रियाशील धातु कौन सी है। अब देखो, लोहे की 3 कील लीजिए और उसे रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। फिर आपको क्या करना है, जैसे ये लोहे की कील दिखा रखी है, इसके अंदर किसका सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट। इसके अंदर आपको ये जो लोहे की कील होती है ये किसकी बनी है, फेरस। इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, फेरस से। तो ये जो फेरस देखो कहाँ पे है, यहाँ पे। कॉपर कहाँ पे है, हाइड्रोजन के नीचे। देखो, हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं होती हैं ये क्या होती हैं, क्रियाशील होती हैं, और हाइड्रोजन से नीचे जो धातुएं हैं वो कम क्रियाशील होती हैं, है ना। अब देखो, अपने पास फेरस कहाँ है, गिरा, कॉपर कहाँ है, फेरस से नीचे है। तो फेरस कॉपर को क्या कर देगा, वहां से विस्थापित कर देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा। अब देखो, अपने पास रिएक्शन क्या बनेगी, ये क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट प्लस फेरस। तो अपने पास जो रिएक्शन बनेगी वो क्या बन जाएगी, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। हमने यहाँ पे क्या किया, अधिक क्रियाशील धातु को कम क्रियाशील धातु ने, कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु ने विस्थापित कर दिया और उसकी जगह पे कौन आ गया, देखो कॉपर क्या हो गया, विस्थापित हो गया ना, यहाँ अलग हो गया सॉरी। यहाँ पे अपने पास उत्पाद क्या बन गया, फेरस सल्फेट। तो इस तरह से अपन ने इसके अंदर सारी एक्टिविटीज करेंगे और इस सीरीज से या इस ट्रिक से आपको ये लर्न हो जाएगा कि अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है और कम क्रियाशील धातु कौन सी है। देखो, उसके बाद आपको क्या करना है, ए और बी 2 प्रश्नावली लेनी है, प्रत्येक में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है। उसके बाद दोनों किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक उसके अंदर डाल देनी है। 20 मिनट के बाद अपन क्या देखते हैं, ये देखो, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यहाँ पे अपन ने क्या लिया था, ये 2 प्रश्नावली होगी, ए और बी।
इसके अंदर अपने पास क्या था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और इसमें अपन ने जो लोहे की कील डाली थी वो क्या था, फेरस। दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई, कॉपर और फेरस के बीच में। तो यहाँ पे जो देखो ये कलर दिख रहा है, इसका कलर कैसा हो जाता है, फेड हो जाता है, क्योंकि फेरस की जगह पे क्या बन गया, पहले यहाँ पे क्या था, कॉपर सल्फेट। अब अपने पास क्या बन जाता है उत्पाद, फेरस सल्फेट। तो ये फेरस सल्फेट का कलर फेड हो जाता है। पहले ये कलर कैसा था, ब्लू कलर का, अब ये कैसा हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है। अब देखो प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना कीजिए। ये लोहे की कील थी और जब इसको कॉपर सल्फेट से बाहर निकाला तो ये इसका कलर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इसका कलर भूरा हो गया। पहले कैसा था, नीले, पहले जो अपने पास कॉपर सल्फेट का रंग था वो कैसा था, नीले कलर का। लेकिन जब अपन ने इसके अंदर क्या डाल दिया, फेरस डाल दिया, तो ये फेरस डालने के बाद वो फेरस कॉपर को विस्थापित कर देता है, और जो अपने पास लोहे की कील है वो किस कलर की हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है। फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, तो अपने पास क्या बन गया, आयरन सल्फेट, या आप इसको क्या लिख सकते हो, फेरस सल्फेट, और ये अपने पास क्या बन गया, कॉपर। तो ये पूरी अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। सॉरी, देखो भाई, आपके पास विस्थापन, द्विविस्थापन, उसके बाद अपन पढ़ेंगे उपचयन तथा अपचयन। इन अभिक्रियाओं में से एक क्वेश्चन 100% आता है, इसलिए आप इनको ध्यान से देखें और इम्पोर्टेंट लगा लेना। या तो विस्थापन या द्विविस्थापन, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, या फिर कहाँ से पूछा जाएगा, उपचयन तथा अपचयन में से। अब देखो, इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित, और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद देखो, जिंक कॉपर सल्फेट, अपने पास उत्पाद क्या बन गया है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक क्या थी, अपने वाले ट्रिक लर्न करो, अब देखो जिंक कहाँ है, ये रही, कॉपर कहाँ है, नीचे। तो मैंने क्या बताया था कि जो धातुएं ऊपर हैं वो सारे क्या हैं, क्रियाशील धातु। तो ये क्रियाशील धातु, कॉपर क्या है, फिर जिंक के नीचे है, तो फेरस अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, तो फिर जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो अपने पास उत्पाद क्या बन गया है, जिंक सल्फेट। सेम ऐसा ही नीचे है, लीड प्लस कॉपर क्लोराइड। देखो लीड का है अपने पास, हीरा, कॉपर इसके नीचे है ना, तो हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सी हुई, अति क्रियाशील धातु कौन सी है, लीड, सीसा, और ये कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो आपको ये वाली जो सीरीज है अधिक क्रियाशील धातु वाले, ये लर्न करनी है। ये लर्न करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी धातु किसको विस्थापित करेगी। ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है बोर्ड में, कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, Pb प्लस कॉपर क्लोराइड। तो मैं अगर इस प्रोडक्ट को ऐसे लिखूं, कॉपर क्लोराइड प्लस, इसके नीचे क्या है, फिर भी हाई सिल्वर से करूं, तो ये सिल्वर कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता, गोल्ड। क्यों? क्योंकि गोल्ड क्या है, कम रिएक्टिव है, और कॉपर क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो हमें इस सीरीज से ये पता चल जाएगा कि कौन सी धातु किसको विस्थापित कर रही है। अगर देखो क्वेश्चन में ये पूछा जाए, एक अपने पास क्या हो जाए, कम क्रियाशील धातु दे दे, एक अपने पास अधिक क्रियाशील धातु दे दे, तो अधिक क्रियाशील धातु क्या करती है, कम को विस्थापित कर देती है। लेकिन जो कम क्रियाशील धातु होगी वो अधिक वाले को विस्थापित नहीं कर सकती। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, तो आपको ये सीरीज लर्न होनी चाहिए। उसके बाद देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन अभिक्रिया में क्या था, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। द्विव विस्थापन, द्विव का मतलब दो, तो इसमें क्या होगा, दो आयनों के आपस में आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, दो अपने पास उत्पाद होंगे या अभिकारक होंगे, उनके आयन आपस में चेंज हो जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। देखो अपने पास क्या है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इन दोनों को क्या करना है, एक प्रश्नावली में देखो, एक प्रश्नावली में सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए और दूसरी प्रश्नावली में क्या लेना है, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। आपने क्या देखा, हम क्या देखेंगे, दोनों के बीच में रिएक्शन करवा दो, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, तो अपने पास अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। क्लियर, NaCl किसका फॉर्मूला होता है, नमक का, ये याद रखना, आपने आगे वाला जो चैप्टर है उसमें अपन पढ़ेंगे सोडियम सल्फेट। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होंगी उनको संतुलित करना जरूरी है, और जिनको ये अभिक्रियाएं संतुलित करनी नहीं आती वो लास्ट वीडियो में जाके देख सकता है, मैंने इन पे एक वीडियो बना रखा है और उसमें एक ट्रिक भी दी है आपको कि आप उनको संतुलित कैसे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पे क्लोराइड कितने, 2 और सोडियम भी कितने, 2, तो अपन यहाँ क्या लगा देंगे, 2NaCl। संतुलित में करना क्या है आपको, जितने नंबर ऑफ अभिकर्मक होते हैं, मतलब जितनी संख्या अभिकारकों की होगी उतनी ही संख्या उत्पादों की होनी चाहिए, जितने तत्व इधर हैं उतने ही तत्व इधर होने चाहिए। अब देखो ये अभिक्रिया बैलेंस्ड होगी ना, यहाँ पे सोडियम 2 और यहाँ भी 2, क्लोराइड 2 है तो यहाँ भी क्या है, 2 है। क्लियर, तो इसमें देखो सोडियम किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ, और सल्फेट किसके साथ चला गया, बेरियम के साथ, तो आपस में दोनों के क्या हो गए, आयन एक्सचेंज। तो जब आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। अपन ने 4 अभिक्रियाएं पढ़ ली हैं। सबसे पहले संयोजन, आपस में 2 को जोड़ के 1 करना, फिर वियोजन इसके विपरीत, 1 को तोड़ के 2 करना, फिर विस्थापन, मतलब ये हाईली रिएक्टिव, जैसे क्लास में 2 बंदे बैठे होते हैं, 2 स्टूडेंट बैठे हैं, एक अधिक ताकतवर है, ऐसे लर्न करो, तो वो कम ताकतवर को क्या करेगा, धक्का देके उसकी जगह खुद बैठ जाता है, वो अपनी कौन सी हो जाएगी, विस्थापन। और द्विव विस्थापन में क्या होता है, मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी जगह पे, उनकी जगह में ये होता है कि आप मेरी जगह पे बैठ जाओ और मैं आपकी जगह पे बैठ जाता हूँ, वो अपनी अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, द्विव विस्थापन। उन्होंने क्या की, ये यहाँ पे बैठे हुए थे, आपस में ऐसे जगह चेंज कर ली, मीन्स क्या हुआ, आयन एक्सचेंज हो गए, इट मीन्स वो अभिक्रिया अपनी कौन सी हो गई, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर, अब अपन पढ़ेंगे उपचयन तथा अपचयन। चारों अभिक्रिया लर्न हो गई ना। आप देखो इस तरह एक फ्लो चार्ट बना लेना इनके अभिक्रियाओं के, प्रकार ऐसे लिख के आप इनके फ्लो चार्ट बनाना, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे अपन ने क्या लिख दिया, संयोजन, फिर यहाँ पे इनके साथ एग्जाम्पल भी लिख लेना, C+O2, ये अपना क्या हो जाएगा, CO2। इससे आपको जब आप इसका रिवीजन करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि देखो पूरी बुक का पेपर एक साथ होना है, तो आप लोग इसको फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। फिर अपनी कौन सी हो जाएगी, वियोजन। थर्ड अपनी कौन सी है, विस्थापन। फोर्थ कौन सी अपनी, द्विव विस्थापन। ऐसे साथ साथ छोटे छोटे विस्थापन का मतलब, जैसे मैंने क्या कहा, जो हाईली रिएक्टिव होती है, मतलब जो बंदा हाईली रिएक्टिव होता है, जो ताकतवर होता है, वो कम ताकतवर को धक्का देके उसके जगह
खुद बैठ जाता है। ये अपनी कौन सी हो जाएगी? विस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होगा? ले भाई तू मेरी जगह बैठ जा, मैं तेरी जगह बैठ जाता हूँ, मतलब आयन आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, वो अपनी कौन सी हो जाएगी? द्विविस्थापन। उसके बाद अपन पढ़ेंगे उपचयन तथा अपचयन। ठीक है, इस तरह से आप देखो फर्स्ट चैप्टर में है क्या, आपने रासायनिक अभिक्रियाएं, फिर उनको समीकरण में कैसे लिखते हैं और उनके टाइप्स हैं। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है अभिक्रियाओं के प्रकार, तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना, यहाँ बोर्ड में क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ये हो गया, अपन ने देख लिया सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये अभिक्रिया अपनी कौन सी होगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखो इसके अंदर एक नई चीज आती है कि जब अभिक्रिया के अंदर कोई अवक्षेप बनता है, अवक्षेप का निर्माण होता है और वो अवक्षेप जल में अघुलनशील होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी कहते हैं। और देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, जैसे ये वाले अपने क्या होते हैं? अभिकारक, और ये अपने क्या है? उत्पाद। तो जब अभिक्रियाओं के अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, सोडियम के आयन किस में चले गए? क्लोराइड में, और बेरियम के किस में चले गए? सल्फेट में। तो अभिकारकों के बीच जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखो अपने पास एक एक्टिविटी और करके देखते हैं अपन। सॉरी, आपने लीड नाइट्रेट था पोटेशियम आयोडाइड के विलीनों को मिश्रित किया था, ठीक है। अवक्षेप किस रंग का था? क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन लिखते हैं लीड नाइट्रेट, अपन को क्या लिखना है? NO3 तथा पोटेशियम आयोडाइड। अब अपने पास क्या बन जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड, Pb आयोडाइड, ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर? इस तरह से अपन ने रासायनिक अभिक्रिया लिखी थी। अब देखो इसके आयन Pb के आयन किस में चले गए? Pb ने किसके साथ किया रिएक्ट? आयोडाइड के साथ, और नाइट्रेट ने किसके साथ कर लिया? पोटेशियम के साथ। तो अपने पास क्या बन गया? पोटेशियम नाइट्रेट तथा लीड आयोडाइड। अवक्षेप कैसे, किस रंग का था? जो अवक्षेप बन रहा है वो किस रंग का है? पीले रंग का। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिख लीजिए। ये अपने पास क्या होगी? संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पे ये संतुलित नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो आयोडीन कितने हैं? 1, और यहाँ पे आयोडीन कितने हैं? 2। तो इसके आगे अपन क्या लगा देंगे? 2 पोटेशियम आयन। तो यहाँ पे आयोडाइड में कितने हो गए? 2, और ये भी कितने हो जाएंगे? 2। क्लियर? समझ आ रहा है ना यहाँ तक? ठीक है भाई, ये अभिक्रिया आपने को क्या लिखनी है? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पे नाइट्रेट कितने हैं? 2, और पोटेशियम भी कितने हैं? 2। तो अपन यहाँ भी क्या लगा देंगे? 2। क्लियर? अब ये जो अपने पास समीकरण है वो क्या हो गई? संतुलित। उसके बाद क्या है? क्या यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? हाँ, क्योंकि देखो अपन ने क्या पढ़ा था कि अभिकारकों के अंदर जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन। और यहाँ पे आयनों का क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है ना,
Pb किसके साथ चला गया, आयोडाइड के साथ, और पोटेशियम किसके साथ आ गया, नाइट्रेट के साथ। तो जहां भी आयनों का एक्सचेंज होता है, जहां आयन आपस में चेंज हो जाते हैं, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन। तो ये अभिक्रिया भी अपने पास कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद अपने पास आता है उपचयन तथा अपचयन। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि दोनों में से आप एक चीज को पकड़ के चलना। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज ये होता है कि कौन सा प्रोडक्ट उपचयन हो रहा है और किसमें अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा, उपचयन। और इसके विपरीत क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। यहाँ पे आप एक लाइन कर लेना, चाहे ऑक्सीजन वाली बात लर्न करो या फिर हाइड्रोजन वाली। अगर दोनों लर्न करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर। आप देखो उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, उपचयन। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, उपचयन। एक चीज आपको लर्न करनी है, दोनों में से एक चीज पकड़ लेना, चाहे ऑक्सीजन वाली पकड़ो या फिर हाइड्रोजन वाली, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होगा। जब भी किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को आप क्या कहोगे, उपचयन। और जब किसी तत्व से हाइड्रोजन निकलता है तो भी क्या कहलाएगा, उपचयन। और इसके विपरीत क्या होता है, अपचयन, कि जब किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है उसको हम क्या कहेंगे, अपचयन। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन को निकाल देना लर्न करने के लिए हर बार। तो अपन लर्न कैसे करेंगे कि जब भी किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उपचयन, हाइड्रोजन निकलता है उपचयन, और जब किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है अपचयन और ऑक्सीजन निकलता है तो भी अपचयन। देखो अपने पापन को क्या लेना है, एक चाइना डिश के अंदर कॉपर का चूर्ण लेना है और इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद ये चेंज किस में हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब कॉपर के साथ ऐड क्या हो गया, ऑक्सीजन। इट मीन्स ये क्या हो गया, उपचयित। कॉपर क्या हो गया, उपचयित, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। और जब भी किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, उपचयन। देखो कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, और यह काला पदार्थ क्यों बना, क्योंकि ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड हो गया। ऑक्सीजन के योग से यह कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो अपने पास क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत किसी हो जाएगी, भूरे रंग की, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है। पहले हमने क्या जोड़ा, ऑक्सीजन जोड़ा है, अब हमने उसके साथ ऐड कर दिया हाइड्रोजन गैस, और जहां पे हाइड्रोजन ऐड होता है वो क्रिया के क्या, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। तो आप देखो ये क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो कॉपर अलग हो गया, कॉपर से क्या हटा, ऑक्सीजन हट गया ना, और ऑक्सीजन का हटना हमने क्या पढ़ा है अभी, अपचयन। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या क्या हो जाएगा, अपचयन। और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ ऐड क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा, उपचयन। और जब उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाओं में क्या होगा, एक साथ अपचयन भी होगा और उपचयन भी होगा। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएंगी, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक है, देखो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसका उपचयन होता है, और जब किसी उत्पाद के अंदर या जब भी किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मीन्स ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपचयन।
ये देखो कॉपर ऑक्साइड, ऊपर वाली रिएक्शन को वापस दिखा रखा है। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन, क्यों, क्योंकि इससे ऑक्सीजन हट गया, कॉपर बन गया ना। और हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो वो क्या हो गया, उपचयन। तो जब उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल और देखो, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, क्या बन गया अपने पास, जिंक कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो जिंक ऑक्साइड, तो जिंक का क्या हो गया, अपचयन, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन, जिंक क्या हो जाएगा, अपचयन। और कार्बन का क्या हो गया, उपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन, और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, जब भी आप आंसर लिखोगे तो आप अभिकर्मों को देख के लिखोगे कि पूरा लिखना है, ये नहीं लिखना जिंक का हुआ है या फिर कार्बन का हुआ है। यहाँ पे जो पूरा अभिकर्मक क्या है अपने पास, जिंक ऑक्साइड, तो पूरे जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है, अपचयन। क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है, वहां पे एग्जामिनर आपको दे देगा कि किसका उपचयन हुआ है, जिंक ऑक्साइड, जिंक, कार्बन। तो आपको आंसर क्या लगाना है, जिंक ऑक्साइड। पूरा अभिकर्मों को देख के आपको आंसर लगाना है कि उसका उपचयन हो रहा है या फिर उसका अपचयन हो रहा है। देखो कार्बन अपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है तथा जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बनाता है। सेम ऐसा ही नीचे वाली रिएक्शन में है, मैग्नीज क्लोराइड, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अमल। अब यहाँ पे देखो मैग्नीज के साथ जो ऑक्सीजन है वो हट जाता है, क्या बन गया, मैग्नीज क्लोराइड, और हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका उपचयन हुआ है और किसका अपचयन हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, पूरा लिखोगे, मैग्नीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है, इट मीन्स यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, अपचयन। और हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा, ऑक्सीजन, तो पूरा आपको लिखना क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को क्या हुआ, अपचयन। अब ये एक्टिविटी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। करना क्या है आपको, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है, इट मीन्स मैग्नीशियम लिया हमने, उसको किसके साथ जलाया, ऑक्सीजन के साथ, तो अपने पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, तो अपने मैग्नीशियम का क्या हो गया, उपचयन। ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, उपचयन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन, तो क्या होगा, उपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ ऐड हो रहा है। और जब भी किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो वो क्या कहलाता है, उपचयन। और जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो क्या कहलाता है, अपचयन। इसका विपरीत क्या होता है, जब हाइड्रोजन जुड़ता है अपचयन और हाइड्रोजन निकलता है तो उपचयन। क्लियर। अब देखो संरक्षण क्या होता है, जब भी किसी चीज के ऊपर जंग लग जाता है, मीन जो लोहे की चीजें होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं, जिससे उनमें संरक्षण हो जाता है, मतलब उनके ऊपर जंग लग जाता है, वो फेरिक ऑक्साइड बना लेते हैं और उनके कारण उनके ऊपर जंग लग जाता है, जिसकी वजह से वो संरक्षित हो जाती हैं। तो आपको क्या लिखना है, संरक्षण। आगे धातु और अधातु वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि जो जितनी भी धातुएं होती हैं जो संरक्षित होती हैं उनको अपन कैसे बचा सकते हैं। तो लोहे के ऊपर अगर अपन पेंट कर देते हैं तो भी उनका संरक्षण होने से बचा सकते हैं। देखो लोहे की बनी वस्तुएं कैसी होती हैं, चमकीली, लेकिन आपने देखा होगा कुछ दिनों के बाद वो चमकीली ना रहकर कैसे हो जाती हैं,
लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जो लोहे पे जंग लगना। और इस जंग लगने को ही हम क्या कहते हैं, संरक्षण होना, किसी चीज का संरक्षित हो जाना। आपने देखा होगा चांदी तथा तांबे पर भी परत चढ़ जाती है। चांदी कैसी हो जाती है, काली हो जाती है, और तांबा कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। तो ये जब भी कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो उससे अभिक्रिया करके वो संरक्षित हो जाती है, और इनको हम संरक्षित होने से बचा सकते हैं ताकि अपन उनको संरक्षित ना होने दें। फिर अपने पास क्या आता है, देखो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संरक्षण। और चांदी के ऊपर काली परत बन जाती है तथा तांबे के ऊपर हरी परत बन जाती है। संरक्षण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, कहने का मतलब क्या है कि जो जितनी भी चीजें लोहे से बनी होती हैं उन पे जंग लगने से वो खराब हो जाते हैं, तो बहुत सारा हमारा नुकसान भी हो जाता है। फिर है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, जब भी आप खाद्य पदार्थ मतलब कोई भी खाद्य सामग्री होती है उसको कई दिनों तक बचा के रखना चाहते हो, लेकिन जब वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो उसकी स्मेल, उसकी गंध और उसका स्वाद चेंज हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। जैसे अपन ने देखा है चिप्स के अपने जो पैकेट आते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, और जब आप उस पैकेट को खुला छोड़ देते हो तो वो ऑक्सीजन से क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। देखो चिप्स के पैकेट को आप देखना, जब वो खुला रह जाएगा तो थोड़ी देर के बाद उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है और उसकी स्वाद भी चेंज हो जाता है, तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रह जाती है तो उसका स्वाद या गंध कैसी हो जाती है, वो उपचयित हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है उससे ऐड हो जाता है, और ये उपचयन होने के कारण उसके स्वाद तथा गंध में चेंज हो जाना क्या कहलाएगा, आपका विकृत गंधी। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं, इसलिए उनके अंदर ऑक्सीकारक, एंटी ऑक्सीकारक होते हैं जो ऑक्सीजन को ऐड नहीं होने देते। जैसे वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी होती है। आजकल मार्केट के अंदर एयर टाइट डब्बे आ गए ना, वो ऑक्सीजन से उनका कांटेक्ट हटा देते हैं। तो अगर अपन अपने खाद्य सामग्री को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं, तो उनको या तो अपन किस में डालें, एयर टाइट जो डब्बे आते हैं वायुरोधी बर्तनों में, या फिर ऐसे ऑक्सीकारक उनके अंदर मिलाएं जो ऑक्सीजन से उनको क्रिया ना करने दे, ताकि अपन उनको कई दिनों तक काम में ले सकें। तो देखो चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो और हम उसको काम में ले सकें। तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह सारे चैप्टर देखने के लिए आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहे। आगे वाले क्वेश्चन आंसर देखो। देखो ये क्वेश्चन आंसर तो अपन कर ही लेते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में पढ़ा था अपन ने, कॉपर सल्फेट प्लस फेरस, ये क्या होगी, लोहे की कील, वो फेरस लोहे की बनी है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, क्यों, क्योंकि जो फेरस होता है वो अधिक क्रियाशील होता है और कॉपर को वहां से विस्थापित कर देता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का कलर बदल जाता है। फिर अपने पास क्या है, 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। आपको कोई भी एक एग्जाम्पल लेना है जिसमें आयनों का एक्सचेंज होता हो, लाइक दैट आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे देखो अपने पास क्या था, बेरियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस
NaCl क्लोराइड। तो यहाँ पे अभिकर्मकों में क्या हो गया, आयन चेंज हो गए, और अभिकर्मकों को आयन जब आपस में बदल जाते हैं तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जिनमें आयनों का क्या हो, एक्सचेंज हो। जैसे सोडियम किसके साथ आ गया, क्लोरीन के साथ, और बेरियम किसके साथ चला गया, सल्फेट के साथ। तो ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, वो सारी अभिक्रियाएं कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, सोडियम प्लस ऑक्सीजन निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। अब सोडियम के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और जहां पे ऑक्सीजन ऐड होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, उपचयित। और मैंने क्या बताया आपको, आंसर कहां से देना है आपको, अभिकर्मक को देख के। तो ये क्या है अपने पास, अभिकर्मक, और ये क्या है, उत्पाद। तो आंसर आप इधर से लगाओगे, अभिकर्मक को देख के आपको आंसर लगाने। देखो क्वेश्चन किसी तरह से पूछा है कि इस अभिक्रिया में आपको ये बताना है कि उपचयित पदार्थ कौन सा है। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, सोडियम, क्योंकि सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। दूसरा अपने पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो कॉपर प्लस H2O। अब यहां से आपको आंसर क्या लगाना है, कॉपर ऑक्साइड का पूरे का क्या हो गया, उपचयन, और हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ सॉरी ये हो जाएगा अपचयन, और ये हाइड्रोजन का क्या हो गया, उपचयन, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, और हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन, और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, अपचयित, और ये हाइड्रोजन क्या हो गया, उपचयित। क्लियर। इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर के अपन सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।